In the first part of the lecture on Stern-Gerlach experiment, we have seen the experimental details of this experiment, and apart from that, you have also discussed what were actually the aim of this experiment, and the experimental observation was explained qualitatively. हम लोगों ने देखा था कि इस ये जो स्टर्न-गर्लच एक्सपेरिमेंट है यह किस तरह से हुआ, इसमें यूज होने वाले एपरेटस का डिटेल, एक्सपेरिमेंटल डिटेल, और साथ ही साथ उस एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट क्या मिला। और फिर हम लोगों ने ट्राई किया था फर्स्ट पार्ट के लेक्चर में कि उस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा था कि एक्चुअली हम लोग उस ऑब्जर्वेशन को दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन कहलाता है क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन, गुणात्मक व्याख्या, जहां आप विदाउट एनी कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। और फिर हम वैसे ही रिजल्ट को जो एक्सपेरिमेंट में मिलता है उसको क्वांटिटेटिव मैनर से, परिमाणात्मक तरीका बोलते हैं, जिसमें कि हम बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या था, क्यों यह एक्सपेरिमेंट किया गया। इनफैक्ट आपने सीखा था कि 1921 में स्टर्न-गर्लच ने यह एक्सपेरिमेंट किया था, और यह एक्सपेरिमेंट एक्चुअली फिजिक्स के कुछ इने गिने एक्सपेरिमेंट में से एक है जिसने फिजिक्स में एक नए कॉन्सेप्ट का, एक नए विचारधारा को जन्म दिया था। हम इस दूसरे पार्ट में इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जो फर्स्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था उसको इन ब्रीफ हम थोड़ा सा रिपीट करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि इस एक्सपेरिमेंट के करने के पीछे उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो आपने पढ़ा है अभी तक जो हमारा इस एटम है वह स्पेस क्वांटाइज्ड है। जब आप कहते हैं कि एटम स्पेस क्वांटाइज्ड है, इसका मीनिंग आप जानते हैं, आप पढ़े हैं कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम एटम को प्लेस करते हैं तो रिलेटिव टू दैट अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो एटम है वह हर एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं होता है, बल्कि वह कुछ सेलेक्टेड डायरेक्शन में ही ओरिएंटेड होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपने जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो ऐसा नहीं है कि जो जेड एक्सिस से हर एक एंगल बनाता हुआ हमारा एटम ओरिएंटेड होगा या उसका एंगुलर मोमेंटम ओरिएंटेड होगा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि देयर आर सम सेलेक्टेड डायरेक्शन। अगर मान लेते हैं कि हमारे एटम का जो एंगुलर मोमेंटम है जिसको आप जे लिखते हैं, अगर वह जे इस बी के साथ थीटा एंगल बनाता है तो थीटा का कुछ डिस्क्रीट वैल्यू होता है, उसी को बोलते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। ये हम लोगों ने थियोरेटिकली पढ़ा अभी तक। इस एक्सपेरिमेंट का पहला एम यही था कि एटम के इस स्पेस क्वांटाइजेशन को टेस्ट करना, वेरीफाई करना। ओके। और फिर इलेक्ट्रॉन में स्पिन जैसा प्रॉपर्टी है जो क्लासिकल फिजिक्स में बिल्कुल नहीं था, उस स्पिन के कॉन्सेप्ट को भी यह एक्सपेरिमेंटली प्रूव करता है यह एक्सपेरिमेंट। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का जो एम था वह था वेरिफिकेशन ऑफ वेक्टर एटम मॉडल, वेक्टर एटम मॉडल का वेरिफिकेशन करना। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डिटेल को फिर हम शॉर्ट में आपको जो फिगर आप देख रहे हैं उससे हम आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं। पहले लेक्चर को आपने देखा था कि ये जो ओ है, दिस इज एन ओवन, जिसमें हम लोग जिसमें स्टर्न-गर्लच का जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था उसमें रखा गया था सिल्वर, उसको हीट किया जाता है। हीट करने से सिल्वर के एटम का बीम प्राप्त किया जाता है, एंड द बीम ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग द सिल्वर एमर्जेज थ्रू ए फाइन होल। इसमें आप देखिए कि एक पतला सा होल है और इस होल हो करके बीम निकलता है। एक्सपेरिमेंट में ज़रूरत है एक
बिल्कुल फाइन बीम का, कॉलिमेटेड बीम का, पेंसिल लाइक बीम का आप कह सकते हैं। और एक पेंसिल लाइक कॉलिमेटेड बीम प्राप्त करने के लिए इस सिल्वर एटम के बीम को पास कराया जाता है फाइन स्लिट्स से। जो स्लिट्स आप फिगर में देख रहे हैं S1 S2, इससे गुजरने के बाद जो सिल्वर एटम का बीम है दैट बिकम्स कॉलिमेटेड। और फिर वह कॉलिमेटेड बीम दो मैग्नेटिक पोल्स जो फिगर में आप N और S देख रहे हैं उसके बीच से गुजरता है। एक्चुअली इस दोनों मैग्नेटिक पोल को जैसा आप अभी देख रहे हैं, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, एक्चुअल शेप उसका ऐसा नहीं होता है। यह स्पेशली डिजाइन मैग्नेटिक पोल्स है जिसको सेपरेट फिगर में यहाँ पर दिखाया, जो अब हम अंडरलाइन कर रहे हैं। इसको ज़रा देखिए। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर शेप में अगर पोल्स को ऑब्टेन किया जाए तो होता क्या है कि इस बीच में इस नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको फिगर में हमने जेड डायरेक्शन दिखाया है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर बीजेड इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो दिस बीजेड वैरीज विथ जेड एट ए रेट डेल बीजेड बाय डेल जेड। तो इस तरह का एक नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है इस मैग्नेटिक पोल्स के पेयर से, और उस नॉन होमोजीनियस मीडियम से आपका सिल्वर एटम का बीम पास करता है। तो नॉर्मली लोग क्या सोचेगा कि ये जो नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड है वह सिल्वर एटम पर फोर्स लगाएगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, और ये जो P एक फोटोग्राफिक प्लेट है या स्क्रीन है उसके ऊपर किसी एक जगह पर, एक पॉइंट पर हमारा बीम डेविएट होकर के स्ट्राइक करेगा, वहाँ उसका ट्रेस मिलेगा। लेकिन आप याद कीजिए हमने क्या बताया था कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि एक ट्रेस नहीं मिलता है जब सिल्वर से एक्सपेरिमेंट हुआ था, बल्कि दो ट्रेसेज मिलता है। एक ट्रेस आप जो देख रहे हैं यह P1 और दूसरा है P2 फोटोग्राफिक प्लेट पर। इनफैक्ट यह जो P1 P2 है यह सिमेट्रिकली सिचुएटेड होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू द अनडेविएटेड पोजीशन। अगर मान लो कि यह बीम नहीं डेविएट करता तो कहाँ मिलता है फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो P0 पॉइंट जो आप फिगर में देख रहे हैं। तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि P0 पॉइंट से जितना ऊपर एक स्पॉट बनता है ठीक उतना ही नीचे दूसरा स्पॉट भी बनता है, मतलब दो ट्रेसेज मिलता है। क्यों यह दो ट्रेस मिला, इसी को हम लोग एक्सप्लेन किए थे क्वालिटेटिव मैनर से कि वास्तव में हमारा जो एटम है वह एक एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल के जैसा है, और जब एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो वह फोर्स अनुभव करता है, और उस फोर्स को अगर आप Fz लिखते हैं तो दैट फोर्स इज गिवन बाय म्यू जे जेड इंटू डेल बी जेड बाय डेल जेड, जहाँ म्यू जे जेड जेड कंपोनेंट है इसके मैग्नेटिक मोमेंट का। अब देखिए, अब जो बीम है उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है, मिलियंस ऑफ एटम्स है, ये सब आप सीखे हैं पहले क्लास में। तो अगर ये जो म्यू जे जेड है, या कहिए कि जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट है वह हर एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा, तो उस स्थिति में हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में डेविएशन होगा, और उसका परिणाम होगा कि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या एटॉमिक डायपोल होने के कारण इस फोटोग्राफिक प्लेट पर एक कंटिन्यूअस बैंड बनना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि डिस्क्रीट रूप से दो ही ट्रेस मिलता है। इससे ये पता चलता है कि वास्तव में हमारा जो एटॉमिक डायपोल है वह विथ रेस्पेक्ट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कुछ सर्टेन डायरेक्शन में ही ओरिएंटेड है, जिसको आप कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एटम। इस तरह से हम लोगों ने इतनी ही बात को फर्स्ट लेक्चर में क्वालिटेटिव मैनर से एक्सप्लेन किया था। अभी जो फिगर बनाया है आप फिगर में देखिए, उसको दिखाया कि यह XZ प्लेन में है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस हमने दिखाया है। लेकिन अब इनफैक्ट इसी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को इस सेकंड पार्ट के लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एम क्या है, डेविएशन पता करना,
और साथ ही साथ ये प्रूव करना कि ये जो सिल्वर एटम है वह नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से जब पास करेगा तो 2 डायरेक्शंस में डेविएटेड होगा। ये हम लोगों को अभी के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से प्रूव करना है। तो हमको डेविएशन फाइंड आउट करना होगा, आपको निकालना होगा कि P0 P1 का वैल्यू क्या है। तो आप देखेंगे कि एक्चुअली इसका 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस जो P0 P1 को बताता है और दूसरा आएगा P0 P2 के लिए उतना ही वैल्यू लेकिन माइनस, जो इस बात को प्रूव कर देगा। तो उसके लिए प्लान क्या होगा, पहले इस पर फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकालने के बाद एक्सीलरेशन निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालने के बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख करके डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हाउ वी कैन फाइंड द डेविएशन ऑफ दिस एटम ऑफ सिल्वर बीम, नाउ वी विल कैलकुलेट। देखिए, आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मैग्नेटिक डायपोल को प्लेस करते हैं तो अगर वह फील्ड जेड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है डेल बी जेड बाय डेल जेड के रेट से, इसका मतलब जब तुम यूनिट डिस्टेंस में चेंज लाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड डेल बी जेड बाय डेल जेड के बराबर इंक्रीज करता है। तो वैसी स्थिति में हमारा जो डायपोल है वह जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ जेड इक्वल टू म्यू जे जेड इंटू डेल बी जेड बाय डेल जेड, जैसा कि इक्वेशन 1 में हमने लिखा है। एक्चुअली इस इक्वेशन में जो म्यू जे जेड है, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली द जेड कंपोनेंट ऑफ द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर म्यू जे। म्यू जे जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है, म्यू जे आप टोटल मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कहते हैं, आपको याद होगा कि दिस म्यू जे इज एक्चुअली इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस। यहाँ म्यू एल है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और म्यू एस है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और इस दोनों का जो वेक्टर सम है वह है म्यू जे, उसका जेड कंपोनेंट है यह। ठीक है, तो म्यू जे जेड का वैल्यू क्या होगा वह अगर हम फाइंड आउट कर लें तब आप एफ जेड निकाल सकते हैं। तो फिर आप पिछले क्लास को जब हमने एल एस कपलिंग बताया था या कहिए कि जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग बताया था, उस समय डिस्कस किया था कि म्यूजे का वैल्यू क्या होगा, जस्ट पिछले लेक्चर में। तो आपने सीखा था कि जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है म्यूजे, वह टोटल एंगुलर मोमेंटम जे से रिलेटेड होता है बाय दिस रिलेशन, जो अभी आपके इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि म्यू जे इज इक्वल टू माइनस जी जे म्यू बी डिवाइडेड बाय एच बार टाइम्स जे। यहाँ जो माइनस साइन है वह सिर्फ इस बात का इंडिकेशन है कि दिस टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन और एटम इज जस्ट एंटी पैरेलल टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम जे, उसका यह एंटी पैरेलल है। ठीक है, साथ ही साथ आप जानते हैं कि इस इक्वेशन में आने वाला ये जो क्वांटिटी है जी जे, दिस इज नोन एज लेंस स्प्लिटिंग फैक्टर, जिसका एक्सप्रेशन आपने पिछले क्लास में निकाला था, उसको पढ़ा था। हमने कहा था उस एक्सप्रेशन को याद भी रखना होगा आगे के डिस्कशन के लिए। और म्यू बी जो ई एच बार बाय 2m के बराबर होता है, आप पढ़ चुके हैं कि दिस इज नोन एज बोर मैग्नेट्रॉन एंड जे इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम। और टोटल एंगुलर मोमेंटम का मतलब वेक्टर एल और एस का सम, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का सम है। ओके, लेकिन हमको तो म्यू जे जेड चाहिए, कहने का मतलब म्यू जे वेक्टर का जेड कंपोनेंट। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इस वेक्टर इक्वेशन से म्यू जे जेड जानना चाहेंगे तो आरएचएस में जो वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर जे है उसका जेड कंपोनेंट ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आप जे के जगह पर क्या लिख देते हैं, जे जेड, दैट इज जेड कंपोनेंट ऑफ दिस जे, देन यू विल गेट म्यू जे जेड। तो आप इस तरह से जे का जेड कंपोनेंट पुट करके म्यू जे जेड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन म्यू जे जेड का कोई एक ही वैल्यू नहीं होगा। आप देखिएगा कि जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का, उसका नंबर, उसका संख्या एक ही नहीं होगा। वह कैसे, वह आगे पता चलेगा। देखो, तो म्यू जे जेड क्या होगा, जी जे इंटू म्यू बी बाय एच बार इंटू जे जेड। ध्यान से देखो, जे के जगह पर जे जेड लिख लिया।
साथ ही साथ हमने माइनस साइन ओमिट कर दिया, आप नहीं भी ओमिट कर सकते, आप यहाँ पर माइनस को मेंटेन रख सकते हैं। एक्चुअली जो जेजेड का वैल्यू आएगा वह प्लस माइनस दोनों ही आता है, इसलिए माइनस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो हमने नहीं लिखा है। अब याद कीजिए, आपने पढ़ा था कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे होता है उसका जेड कंपोनेंट क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि दिस इज एम जे एच बार, होता है कि नहीं, आप पढ़े हैं इस बात को। एंड व्हाट इज दिस एम जे? एम जे इज नोन एज टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम जे क्या है? टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जे जेड को हमने रिप्लेस कर दिया एम जे एच बार से। ओके, तो अब आप देखिए, डिनोमिनेटर में एच बार है, न्यूमरेटर में भी एच बार है, दे विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट दैट म्यू जे जेड इज इक्वल टू जी जे इंटू म्यू बी इंटू एम जे। ठीक है, अब इसी से आप जरा ध्यान से देखिए, जो एम जे है, एम जे का वैल्यू आपको मालूम है कि ये जो टोटल क्वांटम नंबर स्मॉल जे होता है उस पर डिपेंड करता है, और फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ स्मॉल जे एम जे हैज 2j + 1 वैल्यूज। याद है कि नहीं? ए जे का कोई एक वैल्यू तुमको बता देंगे, अब पूछेंगे बोलो एम जे का कितना वैल्यू होगा, तो क्या बोलोगे? 2j + 1। और वह 2j + 1 वैल्यूज होता कहाँ से कहाँ तक है? तो प्लस जे से माइनस जे तक एट ए स्टेप ऑफ 1। अगर तुम प्लस जे से माइनस जे की तरफ बढ़ते हो तो एक माइनस करते जाओ, या उल्टा अगर बोलते हो कि माइनस जे टू प्लस जे तो एक ऐड करते जाएंगे। इस तरह से 2j + 1 वैल्यू होता है। इसी से आप समझिए कि अगर इसका वैल्यू अगर हम देखें म्यू जे जेड का कितना होगा, तो वह 2j + 1 के बराबर हो जाएगा, बशर्ते कि आप एम जे का वैल्यू जानते हो तो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने कहा था कि म्यू जे जेड का कोई एक ही वैल्यू नहीं होगा, एक ही कंपोनेंट जेड कंपोनेंट म्यू जे का नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, आपने म्यू जे जेड निकाल लिया। अब जो फोर्स काम कर रहा है एटम पर उस नॉन होमोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अब उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था एफ जेड इक्वल टू म्यू जे जेड इंटू डेल बी जेड बाय डेल जेड। आप देखिए यहाँ पर, अब म्यू जे जेड फाइंड आउट कर लिया, उसका वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे तो फोर्स मालूम हो जाएगा। सो यू कैन से दैट एफ जेड इज इक्वल टू जी जे इंटू म्यू बी इंटू एम जे, यह लिख दिया म्यू जे जेड के जगह पर, टाइम्स डेल बी जेड बाय डेल जेड। So this is the force acting on the atom when the atom passes through the non-uniform magnetic field, which increases in z direction at the rate del bz by del z. Okay? अब देखिए, अब जब फोर्स मालूम हो गया तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए हमको एक्सीलरेशन चाहिए। अब एक्सीलरेशन न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, जिसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, उसका उपयोग करते हुए एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है। देखो, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन हम अपने एटम का लिखें तो क्या लिखेंगे? नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन, जिसको लिखेंगे एफ जेड, विल बी इक्वल टू मास ऑफ द एटम इनटू एक्सीलरेशन इन जेड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन का फोर्स उस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन। ओके, यहाँ m मास है एटम का और ए जेड एक्सीलरेशन है जेड डायरेक्शन में। तो इससे अगर आप ए जेड फाइंड आउट करते हैं, एक्सीलरेशन इज जेड डायरेक्शन, तो दिस विल बी सिंपली एफ जेड बाई एम। और एफ जेड अभी आपने तुरंत फाइंड आउट किया, तो एफ जेड के वैल्यू को m से डिवाइड कर देंगे तो ए जेड मालूम हो जाएगा। सो ए जेड विल बी सिंपली इक्वल टू 1/m जी जे म्यू बी एम जे टाइम्स डेल बी जेड बाय डेल जेड। ठीक है, एक्सीलरेशन निकाल लिया। लेकिन अब ध्यान से देखिए, हमारे एटम पर अगर वह पास करता है एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि जेड के डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो उस पर जेड डायरेक्शन में तो फोर्स लग गया, लेकिन यह मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं करता है। तो अगर कहें कि व्हाट विल बी डेल बी एक्स अब बाय डेल एक्स, तो ये तो जीरो होगा।
और यह अगर जीरो होगा तो इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स जीरो होगा। एक्स डायरेक्शन में यह जो एटम है वह कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर एक्स डायरेक्शन में वह फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है तो उस कंडीशन में आप लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू जीरो, और एफ एक्स अगर जीरो है इसका मतलब एम ए एक्स जीरो है न्यूटन के सेकंड लॉ से, और एम ए एक्स जीरो है इसका मतलब हुआ ए एक्स जीरो है, क्योंकि एम जीरो नहीं है। मास जो पार्टिकल का है, एटम का है, वो तो नॉन जीरो है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या मालूम हो गया? जीरो के बराबर। एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। अब देखिए, अब हमको जानना है कि जब एटम पास करेगा उस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से तो वह अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना डेविएटेड होगा। आप गौर से यहाँ देखिए, एफ जेड जो फोर्स काम करता है वह किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। और आपका जो बीम ओरिजिनली चल रहा था मैग्नेटिक फील्ड में जब वह इंटर किया था, याद करो, तो दैट डायरेक्शन वाज एक्स डायरेक्शन। जैसे इस सिंप्लीफाइड फिगर को देखो, हमने एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बीम को प्रोजेक्ट किया है, और वह बीम जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में आता है वह जेड डायरेक्शन में फोर्स अनुभव करने लगता है। इसका मतलब जो फोर्स है एफ जेड, दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यह फोर्स हमारे एटम को डेविएट करेगा। सो दिस फोर्स इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स फोर्स। मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फोर्स। सो ड्यू टू दिस ट्रांसवर्स फोर्स द एटम गेट्स डिफ्लेक्टेड। अब ये डिफ्लेक्शन तो आपको हमने पहले कहा कि यह अभी सिल्वर से अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दो डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव जेड के तरफ भी डिफ्लेक्शन होगा, नेगेटिव जेड के तरफ भी, लेकिन ये तो हमको प्रूव ही करना है कि दो तरफ होगा। तो अभी हम मान रहे हैं जैसा नॉर्मल कंडीशन में होता है, जब आप स्पिन को नहीं अंडर अकाउंट लेते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, तो आप ऐसे प्रॉब्लम में यही कहेंगे ना कि पॉजिटिव जेड की तरफ अगर फोर्स लगा तो यह पॉजिटिव जेड की तरफ डेविएटेड होगा, और एक पैराबोलिक पाथ जो फिगर में आप देख रहे हैं, इस पैराबोलिक पाथ पर वह चलता हुआ पी पॉइंट पर स्ट्राइक करता है इस फोटोग्राफिक प्लेट को। ओके, मान लो कि जीरो टाइम पर तुम्हारा जो एटम है वह इंटर किया था इस मैग्नेटिक फील्ड में, और टी टाइम पर पी पॉइंट पर आके वह हीट करता है किस चीज़ को? इस फोटोग्राफिक प्लेट को। तो अगर P0 जो अनडेविएटेड अगर एटम आता तो P0 पर हीटिंग होता, तो इस अनडेविएटेड पोजीशन P0 से P का जो दूरी है हमने उसको मान लिया Z। एक्चुअली Z क्या होगा यही निकालना हमारा पर्पस है, इसी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हमने यहाँ दिखाया है कि इस मैग्नेटिक पोल वाला रीजन जहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ओ पॉइंट जहाँ मैग्नेटिक फील्ड में हमारा एटम इंटर करता है, वहाँ से इस फोटोग्राफिक प्लेट का जो डिस्टेंस है वह है d। तो ऐसी स्थिति में अगर आप O को ओरिजिन के तरह ले लेंगे तो उस स्थिति में P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वह होगा D एंड Z। D है इसका x कोऑर्डिनेट और Z है Z कोऑर्डिनेट। हमने XZ प्लेन माना है, इस डायरेक्शन को Z एक्सिस माना है और इस डायरेक्शन को X एक्सिस। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हमारा एटम O पॉइंट पर जीरो टाइम पर इंटर करता है और P पॉइंट पर फोटोग्राफिक प्लेट को T टाइम पर स्ट्राइक करता है, इस ड्यूरेशन में अगर पूछें कि बोलो कि उसका X डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो दैट विल बी D। D इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम इन X डायरेक्शन इन टाइम T। और अगर पूछें कि बोलो Z डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो दैट विल बी सिंपली Z। तो D भी डिस्प्लेसमेंट है X डायरेक्शन का T टाइम में, और Z डिस्प्लेसमेंट है Z डायरेक्शन का T ही टाइम में, और हम Z को जानना चाहते हैं। तो Z जानने का मतलब कि Z डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जानना, उसके लिए हमें Z डायरेक्शन का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना होगा। तो आप जानते हैं कि Z डायरेक्शन के लिए अगर पर्टिकुलर रूप से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन? Z इक्वल टू V नॉट ZT प्लस हाफ AZ T स्क्वायर।
ये और कुछ नहीं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही है। लेकिन ध्यान से सोचो कि इसमें जो क्वांटिटीज है RHS में उसका वैल्यूज क्या सब होगा। आप v नॉट जेड का मीनिंग क्या है? दिस इज इनिशियल वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन, मतलब जिस पॉइंट पर एटम इंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में उस पॉइंट पर जेड डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या है। आप जानते हैं कि जहाँ इंटर करता है वह मैग्नेटिक फील्ड में वहाँ उसका वेलोसिटी भी है और वह भी एक्स के डायरेक्शन में, मतलब यूनिट वेक्टर के टर्म में आप भी को भी आई लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनिशियल वेलोसिटी भी हुआ जो एक्स के डायरेक्शन में है, लेकिन हमको चाहिए इनिशियल वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। तो आपको क्या करना होगा, इस भी वेक्टर का कंपोनेंट जानना होगा जेड डायरेक्शन में। लेकिन ध्यान से सोचो कि वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में और तुम उसका कंपोनेंट जानना चाहते हो जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन से π/2 का एंगल बनाता है और राइट एंगल पर वेक्टर का कंपोनेंट 0 होता है, क्योंकि ये हो जाएगा भी cos 90। क्या होगा, भी नॉट जेड निकालोगे दैट विल बी भी cos 90 और cos 90 0, सो दिस विल बी 0। इसलिए भी नॉट जेड के जगह पर 0 रख दिया। ओके, तो इसलिए जेड आपका क्या हो गया, दिस इज सिंपली हाफ ए जेड टी स्क्वायर। ए जेड हम निकाल चुके हैं, लेकिन फिर ये जो टी है दिस इज ऑल्सो अननोन। अब टी का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अगर आप इस एटम के एक्स डायरेक्शन के मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपने देखा है कि एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू भी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, होता है कि नहीं। लेकिन एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट सफ़र हुआ है वह है डी, और भी नॉट एक्स इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी एक्स ही के डायरेक्शन में है और वह है भी। तो ऐसी स्थिति में भी नॉट एक्स भी हो गया एंड इनटू टी। लेकिन आप सीख चुके हैं कि जो ए एक्स है एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन वो तो 0 है, इसलिए डी सिंपली भी टी के बराबर हो गया। और इससे अगर आप टी निकालेंगे तो दिस विल बी डी बाय भी। अब टी का वैल्यू आपने निकाल लिया, ए जेड आप पहले निकाल चुके हैं। अब ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 5 में, तब हमको जेड मालूम हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए जेड बराबर है हाफ ए जेड टी स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू हाफ लिखा और ए जेड अभी तुरंत आपने निकाला, हम पेज टर्न करके नहीं दिखा रहे हैं। ए जेड था 1/m टाइम्स जी जे म्यू बी एम जे डेल बी जेड बाय डेल जेड, था कि नहीं, इंटू टी स्क्वायर। तो टी है डी बाय भी, स्क्वायर करके रख दिया डी स्क्वायर भी स्क्वायर। ओके, तो जेड का वैल्यू हम लोगों ने इस तरह से फाइंड आउट किया। अब जरा देखिए हमारे कैलकुलेशन में जो वी आ रहा है, जो आप कहते हैं कि यह सिल्वर एटम का वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में उस समय जिस समय यह एटम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया। अब इस भी का वैल्यू क्या होगा, तो इनफैक्ट जब आप सिल्वर को हीट करते हैं सिल्वर बीम प्राप्त होता है जो कि एटम्स से कंसिस्टेड है, तो वह जस्ट एक वेपर, गैसियस वेपर बोलो, तो उसका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा हम लोग गेस कर सकते हैं कि जो सिल्वर बीम में जो एटम्स है वह जस्ट इक्विवेलेंट है जैसे गैस का मॉलिक्यूल्स होता है। एंड सो दोज एटम्स विल फॉलो द मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या उसको कहिए कि उसका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मैक्सवेलियन होगा। और मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो आप पढ़ते हैं तो वहाँ वेलोसिटी का 3 वैल्यू डिफाइन करते हैं, आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आप कुछ बुक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस भी को एवरेज वेलोसिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, और कुछ बुक पढ़ेंगे वहाँ पर इसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है, तो आप किसी भी रूप में इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एस्यूम किया है ये जो भी है वह वास्तव में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है हमारे एटम का। और आपको याद होना चाहिए मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में गैस के मॉलिक्यूल का मोस्ट
प्रोबेबल वेलोसिटी निकालते हैं तो उसका एक्सप्रेशन आता है v इक्वल टू √/2kT/m। और एक्चुअली यहाँ जो k है दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी के केस में कहेंगे कि यह जो t है यह ओवन का टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर आपने हीट किया इसको, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, v को रिकॉग्नाइज कर लिया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के रूप में, तो z के एक्सप्रेशन में जहाँ v है उसको रिप्लेस कर देंगे √2kT/m से, ठीक है। तो देखो z के एक्सप्रेशन में 1/2 टाइम्स 1/m GJ μb mj डेल BZ/डेल z ज्यों का त्यों लिखा, और फिर है d²/v²। तो 1/v² करोगे तो दैट विल बी m/2kT, उसको पुट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मास है सिल्वर एटम का दैट विल कैंसिल आउट, एंड साथ ही साथ रिमेनिंग टर्म सारा बच रहा है। अब आप इसको लिख सकते हैं कि z का जो वैल्यू है वह क्या होगा, GJ इंटू डेल BZ/डेल z μb इंटू d² एंड डिवाइडेड बाय 4kT। देखो यहाँ का 2 और ये वाला 2 4 हो जाएगा, सो 4kT। तो z आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप जरा सोचिए कि z का जो वैल्यू है, इस इक्वेशन को कोई देखेगा फर्स्ट सेट में तो कहेगा z का एक वैल्यू निकला, लेकिन नहीं, z का वैल्यू तो डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ GJ इंटू mj। अब GJ mj का आप देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आएगा, इसलिए z का पॉजिटिव वैल्यू भी होगा और z का नेगेटिव वैल्यू भी होगा। यह वैल्यू 2 हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, यह डिपेंड करेगा GJ इंटू mj का वैल्यू क्या है। अभी हमारा जो एक्चुअली कैलकुलेशन होगा वह इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग करेंगे जो आपने अभी पढ़ा कि एक्सपेरिमेंट में सिल्वर एटम यूज हुआ था, तो उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे नहीं। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, सिल्वर 47 नंबर का एलिमेंट है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर होता है 47। तो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 एंड 5s1। ध्यान से देखो 5s1 जो फिफ्थ सेल है वह लास्ट सेल है, वैलेंस सेल है, उसके पहले जितना सेल्स है वह सब कंप्लीटली भरा हुआ सेल है, जिसको क्लोज सेल कहते हैं। क्या बताए थे, 1 इलेक्ट्रॉन एटम है, इसका मतलब सिल्वर। इसका सारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी केवल लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 5s1 है वही निर्धारित करेगा। तो जब तुम ऐसे एटम के मैग्नेटिक मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम की बात करोगे, इसका मतलब तुमको इस फिफ्थ सेल में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन को सोचना है, उसी के लिए कैलकुलेशन होगा। बात समझ में आ रही है। ये प्रॉपर सिल्वर के लिए एग्जाम्पल है, या जितना भी 1 इलेक्ट्रॉन एटम होगा उस पर ही वैलिड होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि अगर हम फिफ्थ सेल जो कि एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी बात करें, तो एस सब सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है उसका क्वांटम नंबर आप लिखना चाहते हैं, तो फॉर एस सब सेल जो हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है वह 0 होता है, ये आप जानते हैं। अगर पी सब सेल हो तो उसके लिए एल का मान 1 होता है, डी के लिए एल का मान 2 होता है और एफ के लिए एल का मान 3 होता है। हमको मतलब अभी है एस से, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वह एस सेल सब सेल में है। तो ध्यान से सोचिए कि ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है सिल्वर का, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन जिसको आप कहते हैं, उसके लिए एल का वैल्यू हो गया 0। और स्पिन को अगर हम एस्यूम करें, हम अब मानते हैं कि स्पिन जैसा गुण है, तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है 1/2 है, तो फिक्स है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अभी हम मान रहे हैं कि स्पिन है, तो स्पिन मानने से अगर घटना का व्याख्या हो जाएगा तो इसका मतलब है कि स्पिन जैसा चीज़ वास्तव में एग्जिस्ट करता है, इसलिए स्पिन को अभी एस्यूम कर लिया। अब देखो आप सीखे थे कि जो टोटल क्वांटम नंबर जे होता है हम उसको लिखते हैं एल प्लस माइनस एस, लेकिन माइनस तब लिखते हैं जब एल का वैल्यू 0 नहीं होता है, अदर वैल्यू जो होता है। यहाँ तो एल 0 है, इसलिए एक ही लिखा एल प्लस एस, सो दिस विल बी 0 + ½ दैट इज हाफ। तो क्या देख रहे हैं आप
कि एस भी 1/2 है और जे भी 1/2 है। इसका मतलब जे किसके बराबर है? एस के बराबर है। ऐसी स्थिति में अगर हम कहें कि जो 2j + 1 क्या होगा, तो 2 × ½ + 1 दैट इज 2। और इसीलिए आप कहते हैं कि जो 2j + 1 का जो वैल्यू होगा उतना ही ट्रेस फोटोग्राफिक प्लेट पर मिलेगा। इसलिए सिल्वर एटम से जो एक्सपेरिमेंट होता है तो 2 ट्रेस मिलता है। इसको और ज़्यादा क्लियर करने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखो। अब क्वांटम नंबर जब सारा एल, एस और जे मालूम हो गया तो लेंस स्प्लिटिंग फैक्टर जे को अब आप जीजे को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे उस एक्सप्रेशन में जो जेड के लिए निकाला है उसमें जीजे आता है और एमजे आता है, तो एमजे भी निकल जाएगा। आज जीजे पहले निकालो। याद करो, पिछले क्लास में आपने जीजे का एक्सप्रेशन पढ़ा था कि जीजे इज इक्वल टू 1 प्लस जे टाइम्स जे प्लस 1 प्लस एस टाइम्स एस प्लस 1 माइनस एल टाइम्स एल प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2j × j + 1। याद है कि नहीं? पिछले क्लास में पढ़े। अभी के इस एग्जाम्पल में एल 0 है तो लास्ट टर्म 0 हो जाएगा और एस जे ही के बराबर है। ओके, तो यहाँ जो s × s + 1 है, अब हम इसको j × j + 1 लिख सकते हैं। सो क्या हो जाएगा? j × j + 1 अब प्लस j × j + 1 जो हो जाएगा 2j × j + 1 और वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा 1। देखिए आप इसको, तो हमने रिप्लेस कर दिया s × s + 1 को क्या लिख दिया? j × j + 1। सो दिस विल बी 1 प्लस 2j × j + 1 डिवाइडेड बाय 2j × j + 1। अब तो ये दोनों कैंसिल हो गया ना, तो दिस विल बी 1 + 1 दैट इज 2। तो क्या देखा आपने? वह जो 5th सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिल्वर एटम में, उसके लिए लेंस स्प्लिटिंग फैक्टर का वैल्यू 2 हो गया, उसका वैल्यू 2 निकला। अब एमजे की बात करेंगे। अब बताइए क्या बताया था कि एमजे का वैल्यू क्या होता है? दिस वैल्यू इज फ्रॉम j टू -j एट ए स्टेप ऑफ 1। और j तुमने निकाला 1/2, तो बोलो पहला वैल्यू क्या लिखोगे? 1/2। अब तब दूसरा अगर जानना हो तो 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वह क्या आएगा? -1/2। अब आगे नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि लिमिट है कि यह j और -j के बीच होना चाहिए। तो 1/2 कहते हो तो j हो गया, -1/2 कहते हो तो -j हो गया। इसका मतलब यही 2 वैल्यू होगा mj का। तो mj का 2 वैल्यूज है ±½ अब z के एक्सप्रेशन में था gj × mj, यही नंबर निर्धारित करेगा कि z का कितना वैल्यूज होगा। तो gj × mj का वैल्यू निकालो। gj आपने फाइंड आउट किया, दिस इज 2 एंड mj इज ±½ ओके। नाउ दिस 2 and this 2 will cancel out and gj × mj is equal to ±1। तो देखो gj × mj का एक नहीं 2 वैल्यू निकला। वैल्यू दोनों सेम है, साइन में फर्क है, एक है +1 तो दूसरा है -1। अब आप अगर z फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप देखिए कि z के एक्सप्रेशन में क्या आता है। z का जो एक्सप्रेशन है वह है gj × mj डेल bz/del μb × d² डिवाइडेड बाय 4kt। अब gj mj का 2 वैल्यू है, दोनों वैल्यू रख करके z का 2 वैल्यू निकलेगा, उसको आप निकाल सकते हैं। अब देखिए तो क्या लिखेंगे? अगर हम gj × mj का वैल्यू रखें +1 तो z का वैल्यू आ जाएगा प्लस डेल bz/del × μb d² 4kt। ठीक है। अब फिर अगर हम gj × mj का वैल्यू रखें -1 तो z का वैल्यू होगा डेल bz/del μb d² 4kt। क्या देख रहे हैं आप कि z का 2 वैल्यू है और एक जो वैल्यू है वह पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। इसका मतलब स्क्रीन पर P0 पॉइंट से ऊपर एक पॉइंट है, मान लो P1, इसी का यह जो डिस्टेंस है
ये जेड, यही जेड आपने यहाँ डिफाइन किया, ये पॉजिटिव वैल्यू। और दूसरा पॉइंट यहाँ है P2 जो नेगेटिव जेड के डायरेक्शन में है, और उसके लिए जेड का वैल्यू क्या होगा ये आपने यहाँ डिफाइन किया। तो जेड का कितना वैल्यू हो गया 2, इसलिए कितना ट्रेस बनेगा 2 ट्रेस। एक जगह जाके एटम फोटोग्राफिक प्लेट को हिट नहीं करता है बल्कि 2 जगहों पर कर रहा है। बात साबित हो रही है ना, जो एक्सपेरिमेंट में देखा गया उसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसी से पता चलता है कि वास्तव में हमारा जो एटम है वह स्पेस क्वांटाइज्ड है। तो स्पेस क्वांटाइजेशन तो प्रूव हो गया। अब पर्टिकुलर रूप से इलेक्ट्रॉन में स्पिन जैसा गुण है, इसको प्रूव किया गया। और एक्चुअली 2 साइंटिस्ट जिनका नाम है फिप्स एंड टेलर, उन्होंने इसी स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया हाइड्रोजन एटम लेकर के, हाइड्रोजन एटम का बीम लेकर के। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं 1s1, यह भी 1 इलेक्ट्रॉन एटम है। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग इसका L लिखेंगे इस इलेक्ट्रॉन का, दैट इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तो वह 0 ही आएगा। अब देखो, हमको प्रूव करना है कि इस एटम में या इस इलेक्ट्रॉन में स्पिन का गुण होगा। तो पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि स्पिन का प्रॉपर्टी हमारे इस इलेक्ट्रॉन में नहीं है। प्रूव करना है कि स्पिन है, लेकिन मान के क्या चल रहे हैं कि स्पिन का प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखते हैं कि स्पिन का प्रॉपर्टी नहीं होने पर होगा क्या होगा, इस बात को देखते हैं। तो अगर तुम यह एस्यूम कर लेते हो कि हमारे इलेक्ट्रॉन में स्पिन जैसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जैसा क्लासिकल फिजिक्स में स्पिन नहीं होता है वैसा ही, तो स्पिन अगर नहीं कंसीडर करेंगे, मानेंगे कि स्पिन जैसा प्रॉपर्टी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन में, तो स्पिन क्वांटम नंबर s को 0 लिखेंगे। बात समझ आ रही है? तो बोलो तब J बराबर क्या लिखोगे, L प्लस S होता है, ठीक है। लेकिन हम स्पिन को सपोज कर रहे हैं कि स्पिन जैसा गुण हमारे इलेक्ट्रॉन में है ही नहीं, तो S का वैल्यू 0 लिखेंगे। और L तो आप जानते हैं कि यह 0 के बराबर है, इसका मतलब J क्या हो गया 0। और J अगर 0 है तो Mj भी 0 होगा, क्योंकि Mj तो होता है प्लस J से माइनस J तक। तो 0 अगर आ गया तो प्लस 0 से माइनस 0 बोलते भी नहीं है, 0 के पहले प्लस माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो Mj भी 0 हो गया। अब Mj अगर 0 है तो बोलो Gj इंटू Mj, Mj 0 होने के कारण 0 हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ 2J प्लस 1 निकालेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1 हो जाएगा। देखिए Gj इंटू Mj अगर 0, तो अब बोलो Z का वैल्यू क्या होगा, डेविएशन जो हो रहा है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उसका वैल्यू क्या होगा। आप जानते हैं Z इक्वल टू Gj इंटू Mj टाइम्स म्यू बी डी स्क्वायर बाय 4kT इंटू डेल BZ बाय डेल Z। लेकिन आपने देखा कि अगर हम यह एस्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन में स्पिन जैसा प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो Gj इंटू Mj का वैल्यू आ गया 0, और अगर यह 0 है तो Z क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब नो डेविएशन, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से जब हमारा एटम गुजरेगा, हाइड्रोजन एटम, तो वह स्क्रीन को इस P0 पॉइंट पर ही स्ट्राइक करेगा, क्योंकि Z का 0 वैल्यू आया। लेकिन जब फिप्स एंड टेलर ने हाइड्रोजन एटम लेके भी इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में फिर देखा था कि 2 ट्रेसेज मिलता है। लेकिन ये 2 ट्रेस का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है अगर तुम मानते हो कि स्पिन जैसा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन में नहीं है स्पिन, तब तो एक ही स्पॉट बनेगा और भी P0 पॉइंट पर बनेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि 2 स्पॉट्स बनता है, 2 ट्रेसेज बनता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन में स्पिन जैसा गुण आपको मानना पड़ेगा। अब देखो कि अगर हम स्पिन को मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन में स्पिन जैसा प्रॉपर्टी है, तो आपको साबित हो जाएगा कि देयर विल बी 2 ट्रेसेज, साबित हो जाएगा जब स्पिन जैसे या स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू निकल जाएगा। देखो अभी क्या आप निकाले हैं कि 2J प्लस 1 टोटल नंबर ऑफ ट्रेसेज को बताता है। तो एक्सपेरिमेंट में कितना ट्रेस देखा गया,
2J+1। तो हम लिख देंगे 2J+1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब J बराबर 1/2, और J अगर 1/2 है और J होता है L+S, लेकिन L है 0, 1s1 में इलेक्ट्रॉन है, तो निश्चित रूप से S 1/2 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें स्पिन को कंसीडर करना होगा, तभी इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन हो सकता है। इसलिए यह जो रिजल्ट है या एक्सपेरिमेंट है, यह प्रूव करता है कि स्पिन जैसा प्रॉपर्टी हमारे इलेक्ट्रॉन में है। ओके, अब देखो, अब जो कुछ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस है, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस में जब फिजिक्स ऑप्शनल आप रखते हैं, तो वहाँ ये क्वेश्चन आप देखेंगे बार बार पूछा हुआ है, और उसमें कुछ से खास बातें भी पूछी जाती है। जैसे एक क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ इस तरह से कि इस एक्सपेरिमेंट में, स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट में, हम न्यूट्रल एटम क्यों यूज करते हैं, उसके जगह पर आयन का यूज क्यों नहीं किया जा सकता है। जब तुम आयन बोलते हो, इसका मतलब वह चार्ज पार्टिकल है, आयन पर तो चार्ज होता है ना, उसका यूज क्यों नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। देखो, मान लो कि तुम इस एक्सपेरिमेंट में आयन का यूज करते हो, तो आयन का मतलब चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, तो अभी जो ये ट्रांसवर्स फोर्स हुआ अनुभव कर रहा था Fz, वो तो करेगा ही, उसके अलावा उस पर लॉरेंज फोर्स काम करेगा, और आप जानते हैं वह होता है Q इंटू भी क्रॉस बी, Q इंटू भी क्रॉस बी। तो Fz के साथ साथ यह F भी उस पर काम कर रहा है, Q टाइम्स भी क्रॉस बी, जिसको कहते हो लॉरेंज फोर्स। अब इस फोर्स का इफेक्ट ये होगा कि हमारा जो एटम है वह ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड ही नहीं होगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड ही नहीं होगा, और परिणाम ये होगा कि आपको फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई ट्रेस नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो ट्रेस ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, एंड दैट्स व्हाई ions cannot be used in this experiment instead of atoms। ठीक है, हमने इस बात को यहाँ शॉर्टकट लिख दिया है कि if ions will be used instead of atoms, then they will also experience Lorentz force, that is Q times V cross B, and so the deflection will no longer transverse, मतलब मोशन के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन नहीं रहेगा, एंड हेंस नो ट्रेसेज आर ऑब्टेन्ड ऑन द प्लेट, और ऐसी स्थिति में प्लेट पर कोई ट्रेस नहीं मिलता है। इसी कारण से आयन का यूज नहीं किया जा सकता है एटम के बदले इस एक्सपेरिमेंट में। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस 2 लेक्चर के बाद आप स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से समझ गए होंगे, और जो भी ऑब्जर्वेशन था उसका हम लोगों ने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एक्सप्लेनेशन कर लिया। तो स्पिन का ये जो आइडिया है, इस स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो गया कि इलेक्ट्रॉन में स्पिन जैसा पार्टिकल है, हमारा जो एटम या इलेक्ट्रॉन है वह स्पेस क्वांटाइज्ड है, और इस तरह से वेक्टर मॉडल को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया इस एक्सपेरिमेंट।